और सब राजी खुशी, सब बढ़िया। चलो, उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन है। आप अभिनंदन स्वीकार करें। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी की सबसे पहली क्लास की हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसको समझने वाले हैं। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति का मतलब सबसे पहले कि भाषा को समझना पड़ेगा कि भाषा क्या होती है। तो भाषा की परिभाषा क्या है? कि भाषा ही वह माध्यम होता है कि जिसके सहायता से मनुष्य अपने विचार, भाव और भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है ना? या फिर किसी भी शब्दों का समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। अब इसके रूप को समझ लेते हैं कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला रूप होता है मौखिक, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सिर्फ बोलकर के व्यक्त करता है, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लिखित भाषा कि जब कोई मनुष्य अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करता है, तो उस भाषा को कहा जाता है लिखित भाषा। इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, यानी कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। एक होती है फिर लास्ट में हमारी सांकेतिक, सबसे बड़ी गजब की भाषा होती है भाई साहब। ऐसे समझ लो कि घर बनाना और बिगाड़ना इसके हाथ में होता है। कैसे? तो समझो। क्या समझे इसका मतलब? मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब यही लाइन अगर किसी महिला के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाए, तो हो सकता है कि या तो उड़ती हुई चप्पल आए या फिर प्रेम का इजहार आए। अगर इजहार आया तो घर बन गया, और अगर उड़ती हुई चप्पल आई तो घर टाटा बाय बाय, बिगड़ गया, खत्म। अब ना बचा फिर कुछ भी, है ना? वही। अब आप ये सोचोगे सर फिर इस वाली भाषा की, यानी कि सांकेतिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भैया संकेत है। सबसे छोटा संकेत किसको मानोगे? इसको है या इसको? ऐसा नहीं मानना, है ना? तो इसके लिए यहाँ पे इसको कुछ नहीं कह सकते हम, है ना? अब आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। भाषा के मैंने रूप आपको बता दिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देखो ध्वनि है हमने बोल लिया, वर्ण है, वर्ण का मतलब है कि हम जो लिखते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया लो, क्या है ना? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ये मैंने क्या लिखा? कुछ। और मैंने एक ये लिखा है, ये दोनों क्या है? ये भी कुछ लिखा है और ये भी कुछ लिखा है ना? लेकिन मैं जो टॉपिक समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना। यहां पे मैंने लिखने का जो पैटर्न है, जो तरीके हैं, जो अंदाज है वो अलग है, यहां पे कुछ अलग अंदाज है ना? तो कैसे मतलब लिखा तो वही है लेकिन अंदाज अलग है, तो इस अंदाज को कहा जाता है लिपि। क्या कहा जाएगा? उसी अंदाज को आप कहेंगे लिपि कहेंगे। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी वर्ण को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों की हम सहायता लेते हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। उन चिन्हों का एक विशेष पैटर्न जो होता है, उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, लिपि कहते हैं तो फिर हमारा एक प्रश्न ये बनता है कि सर फिर हिंदी भाषा जिसके बारे में हम पूरा पढ़ रहे हैं, उसकी लिपि क्या होगी? तो मैं ऐसी काफ़ी सारी भाषाएँ हैं जिनका मैं बता सकता हूँ कि उनकी लिपि क्या होगी। 1 मिनट मैं डस्टर उठा लूँ। देखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको मैं लिपि बता सकूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है, हिंदी भाषा की लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है। देवनागरी। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, देखो मैं आप ही से पूछूंगा। मैंने एक चीज ये लिखी है कि शस्त्र व शास्त्र ही रक्षा करते हैं। और एक लाइन मैंने लिखी है ये, शस्त्र है, शास्त्र है,
च रक्षत। अब देखो दो, ये हिंदी भाषा है, ये संस्कृत भाषा है, लेकिन दोनों भाषाओं को लिखने के लिए जो मैंने विशेष आकृति इस्तेमाल करी है वो एक जैसी है। देखो यहाँ श ऐसा बना, यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ स, यहाँ त्र, यहाँ त्र, यानी कि उनके लिखने का जो पैटर्न है वो सेम है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लिखने का जो पैटर्न होता है उसी को लिपि कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों की लिपि सेम है? कह सकता हूँ ना, बिल्कुल। जब हिंदी की लिपि देवनागरी है तो मैं ये भी कह सकता हूँ फिर कि सर संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी होगी। अच्छा सुनो फिर, ये तो हो गया संस्कृत भाषा। इसी तरीके से मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी होती है और आपका पाली भाषा जो होती है उसकी लिपि भी देवनागरी होती है। यानी कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए पाली है, मराठी नहीं है। तो मैं लिखूंगा कि हिंदी, संस्कृत और पाली भाषा की लिपि देवनागरी होती है। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताओ कि हमारे जब हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे अंग्रेजी में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, उर्दू में भी लिखा होता है। तो उर्दू की लिपि कौन सी है और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो समझ लो फिर। उर्दू की जो लिपि होती है उसको कहा जाता है नस्तालीक, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखो प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है वहां से आना, मैं उसका वजह भी बताता हुआ चल रहा हूं, है ना? उर्दू उर्दू की जो लिपि होती है वो नस्तालीक होती है। नस्तालीक, नस्तालीक होती है। अच्छा फिर नस्तालीक सर किसी और की भाषा की भी वो होती है? बिल्कुल होती है सर। फारसी भाषा जो होती है, फारसी, यानी कि फारसी भाषा जो होती है उसकी लिपि भी नस्तालीक होती है। अच्छा सर अंग्रेजी भाषा की क्या होगी फिर? तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है लैटिन। देखो लैट्रिन मत कर देना, देखो मैं भी अभी कर देता हूं लैटिन, रे मत निकाल देना, नहीं तो लैट्रिन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी बात, समझो बात को, है ना? लैटिन लिपि भी कहते हैं इसको और दूसरा इसका नाम होता है रोमन लिपि। ठीक है ना? अब आगे कि सर हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा योगदान जो दिया है वो पंजाब राज्य ने दिया, जिसमें कि उसने बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा करे, है ना? तो पंजाबी भाषा अलग लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी? तो सर पंजाबी भाषा की जो लिपि होगी वो होगी आपकी गुरमुखी। कौन सी भाषा होगी? सॉरी कौन सी लिपि होगी? गुरमुखी लिपि होगी। ठीक है ना? सर फिर एक चीज और बता दो, कोरोना अभी आया था, कहां से आया था? चीन से आया था। तो सर चीनी भाषा का फिर लिपि क्या होगी चीनी भाषा की? वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे दोस्त चीनी भाषा जो होती है उसका नाम होता है, चीनी भाषा का नाम होता है मंदारिन। क्या होता है? मंदारिन। और इस मंदारिन भाषा की जो लिपि होती है वो चित्र लिपि होती है। उसमें कोई भी वर्ण वगैरह नहीं, उसमें सिर्फ चित्रों के आधार पर वो चलती है भाषा। जो उसमें बनते हैं ना पैटर्न, वो चित्र होते हैं असल में, जो कि हमारे पल्ले पड़ते नहीं है ना? सर फिर चित्रलिपि किसी और भाषा में भी यूज होती है? सर पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ तरीके से होती है जापानी भाषा में। तो मैं वो भी आपको बता देता हूं कि सर जापानी भाषा जो होती है उसकी लिपि क्या है फिर? उसकी लिपि का नाम होता है कांजी, और इस कांजी को हम कहते हैं मिश्रित लिपि। मिश्रित लिपि होती है, किसके मिश्रित होती है? तो इस कांजी भाषा में, इस कांजी लिपि में चित्रलिपि मिश्रित रूप में पाई जाती है। ठीक है ना? ये होता है, लेकिन चाइनीज भाषा से आसान पड़ती है जापानी भाषा, सच्चाई है। ठीक है ना? चलिए मैं साइड हो जाता हूं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है लिख लें ताकि आपके पैटर्न में एग्जाम में काम आ सके, आपका मार्क्स ना कटे, एक नंबर भी आपका नहीं कटने देना है। ठीक है ना? लिपि हमने पढ़ ली, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो सर भाषा होती है उस भाषा का क्रम क्या होता है, असल में वो भाषा चलती कैसे, किस क्रम में है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ते चलेंगे, घबराने वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो तो क्या ही पसंद आएगी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नॉलेज मिल रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को भी, वीडियो को भी, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करके
कमेंट करके बस थोड़ा-सा ये है कि हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ा दें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। चलिए, क्रम की बात करें तो क्रम हम कह सकते हैं कि देखो, किसी भी भाषा में सबसे पहले निकलती है ध्वनि। अब मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, वो एकदम पहले ध्वनि निकलेगी। उसके बाद फिर उस ध्वनि को लिखा जाता है तो वर्ण के रूप में लिखा जाता है। फिर 2 वर्णों को 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर के शब्द बनता है। शब्दों का ही एक रूप होता है पद, और पदों को मिलाकर के बनता है वाक्य, और वाक्य से फिर बनती है अन्विति। अब देखिए क्या है। सर, ध्वनि को तो कोई परिभाषा हम दे ही नहीं सकते, बस इतना बता सकते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और वर्ण होती है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना वो लिखित कहे ना वो मौखिक कहे, तो आपको बताना क्या है? आप ये कहेंगे सर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण होती है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर के शब्द बनता, बशर्ते एक शर्त ये है कि एक सार्थक शब्द होना चाहिए, है ना? उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा कब, तो इसका मतलब है टाइम से रिलेटेड है। मैंने लिखा बक, तो इसका मतलब है, समझ गए? भौंकने को बोलो, जल्दी जल्दी बोल क्या कहना, तो बक जल्दी क्या कहना है, वो वाला। तो दोनों का एक सार्थक शब्द है, निश्चित अर्थ तो है ना, बस वही है। अब अगर मैं कर दूं इसको कि कश, पता नहीं है या नहीं है ना, इसको या शक कर दें तो बन जाएगा सही सार्थक। लेकिन वही है कि शब्द हम उसको कहेंगे जिसका एक निश्चित अर्थ होगा। इसी तरीके से अब ये शब्द से मिलकर के फिर बनता है पद, किसको कहेंगे? तो ऐसे समझना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे उसको वाक्य कहा जाएगा। जैसे कि मैं लिख दूं कि मोहन कल विद्यालय जाएगा। ये मैंने शब्द ही तो लिखे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और इनका एक सार्थक समूह है जो कि एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है, जो कि बता रहा है कि मोहन कल क्या करेगा। एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है ना? अब देखो, इसीलिए हम इसको कहेंगे वाक्य। पहले वाक्य से पहले अब पद समझ लो पहले। अगर कोई भी शब्द किसी वाक्य में नहीं है, वो स्वतंत्र है, तो उसको हम शब्द कहेंगे। लेकिन अगर वही शब्द आपका किसी वाक्य में आ जाए तो उसको हम फिर शब्द ना कह करके पद कहते हैं। बस, यानी कि इस वाक्य में शब्द नहीं है, इस वाक्य में पद हैं। क्या है? पद। कितने हैं? 4 पद हैं इसमें। समझ गए ना? बस वही है। ठीक है ना? एक चीज और देखो, अगर मैं लिखूं विद्यालय कल मोहन जाएगा, इसका कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है क्या? कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है? नहीं। इसीलिए ये वाक्य नहीं है। ऊपर वाला वाक्य है, ये गलत है। ये वाक्य नहीं है। वाक्य उसी को कहेंगे जो निश्चित अर्थ प्रदान करेगा। अब आगे अन्विति, कि जब हम किसी वाक्य के साथ किसी वाक्य को उसकी लिंग, जाति, वचन के आधार पर उसको हम संबंध करते हैं, संबंधित करते हैं, तो उसी को हम अन्विति कह देते हैं। यानी कि उसको एक तरीके से और ज्यादा डेकोरेट करना, सजाना, अन्विति हो जाता है, उसका श्रृंगार करना, है ना? ठीक है ना? अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। लेकिन उत्पत्ति को पढ़ने से पहले हम वापस से वाक्य पर आते हैं। वापस से वाक्य पर आते हैं। एक छोटी सी चीज रहेगी जो मुझे याद है कि मैं अभी बता देता हूं। तो वाक्य में दो रूप होते हैं, अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कि जिसके बारे में, समझो, उद्देश्य का मतलब है कि जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा हो वो उद्देश्य है। जैसे कि यहाँ पे इस वाक्य में कहा जा रहा है
कि मोहन कल विद्यालय जाएगा, तो किसके बारे में है? मोहन के बारे में है, तो मोहन यहां पर उद्देश्य बनेगा। विधेय क्या है? कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो विधेय है। जैसे कि कल विद्यालय जाएगा, तो ये पूरा का पूरा विधेय है, अकेला मोहन उद्देश्य है, बस खत्म। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई। अब देखो, हिंदी भाषा हिंदी भाषा की जो जननी है, वैसे तो मूल उत्पत्ति जो हुई है उसकी हिंदी भाषा की, वो हुई है कहां से? अपभ्रंश से। कौन सी वाली अपभ्रंश है? तो शौर सैनी अपभ्रंश, मैं लिख देता हूं। कौन सी? शौर सैनी, सॉरी रह गया, शौर सैनी अपभ्रंश। शौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है ना? यहां से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मूल जननी कौन है ना, मूल जननी कौन है, तो वो होती है संस्कृत। और इसी संस्कृत को अलग अलग 4 नामों से भी जाना जाता है, जो कि इसके नाम होते हैं आर्य भाषा, आदि जननी, देव भाषा और देववाणी। इसके 4 अलग अलग नाम होते हैं संस्कृत के, ठीक है ना? अब थोड़ा सा और आगे हम समझ लेते हैं कि संस्कृत भाषा हमने समझ ली, लेकिन हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो शौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। तो अपभ्रंश के बारे में थोड़ा सा हम एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि अपभ्रंश में जो स्वर होते हैं, अपभ्रंश भाषा में जो शुरुआत में स्वर थे, तो वो 8 स्वर थे। 8 स्वर थे। कौन कौन से? उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। ए, आ, ई, ई, ठीक है ना, उ, ऊ, ए और ओ। ये 8 स्वर थे, स्वर नहीं स्वर, है ना? 8 स्वर थे। बाद में इनमें 2 स्वर ऐड करे गए, जो कि अ और औ। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना? इसी तरीके से अपभ्रंश भाषा में 2 व्यंजन बाद में जोड़े गए, 2 व्यंजन बाद में जोड़े गए, जो कि ड और ढ। ये 2 स्वर जो कि बाद में जोड़े गए, ठीक है? अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि अपभ्रंश भी हमने पढ़ लिया, हिंदी भाषा की उत्पत्ति भी हमने पढ़ ली, लेकिन कैसे कैसे हुई हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कैसे कैसे वहां से निकली है? वो संस्कृत से ही बनी है ना, अभी मैंने बताया कि कैसे कैसे निकली, उसका विकास क्रम हम समझ लेते हैं। तो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, फिर वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हिंदी भाषा का विकास क्रम की मैं बात करूं तो सबसे पहले संस्कृत थी, यानी कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी। संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी फिर प्राकृत, और प्राकृत के बाद बनी फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद बनी फिर हिंदी। ये बनी है। यहां पर सस्पेंस एक चीज बनती है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि अपभ्रंश के और हिंदी के बीच में यहां पे एक कड़ी और है, जिसका नाम होता है अवहट्टा, यानी कि एक भाषा और होती है अवहट्टा। ये, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि अवहट्टा जो है वो अपभ्रंश भाषा का ही एक रूप होता है, ठीक है? अब देखो, संस्कृत देववाणी है, यानी कि देवों की वाणी है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत होती है, ठीक है?
पाली को हम दूसरे नाम से ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की भाषा कहा जा सकता है। इसको मैं लिख देता हूं कि बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा। यानी कि हम एक दूसरे तरीके से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। और कहां दिया? तो उसके लिए भैया कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ा, जल्दी से जल्दी जाकर भर दो, कहां दिया? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा को भी कहा जाता है जैन धर्म की भाषा, जैन धर्म की भाषा कहा जाता है, जैन धर्म की भाषा है। यानी कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। कहां दिया? जगह खाली कमेंट सेक्शन में जल्दी जाकर भर दो उसे। अब आती है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का मतलब होता है कि बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ, यानी कि उसको कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कोनवा जोड़ा, बस ऐसे वाला सिस्टम है। तो बिगड़ा हुआ रूप है। अच्छा, हिंदी तो ये आधुनिक भाषा कही जाती है, जो कि अब आजकल बोली जाती है, आधुनिक भाषा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा, सारा कुछ आपने नोट भी कर लिया होगा। पूरा घमंड है मुझे इस बात का। तो एक दो चार चीज और रह गई नोट करने वाली, उनको आप लिख लो बस। कि संस्कृत भाषा को संयोगात्मक भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा को संयोगात्मक भाषा भी कहा जाता है। और हिंदी को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है, वियोगात्मक भाषा। इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है, विश्लिष्ट भाषा भी कहा जाता है, विश्लिष्ट भाषा भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो फिर सर अंग्रेजी कौन सी होती है? तो अंग्रेजी भी हमारी होती है वियोगात्मक होती है, अंग्रेजी होती है वियोगात्मक भाषा होती है, वियोगात्मक भाषा होगी। ठीक है ना? अंग्रेजी हमारी वियोगात्मक भाषा होती है। प्रश्न आया हुआ है इससे रिलेटेड यूपीएसआई में 2007 में। कैसे? ये पूछा गया है कि हिंदी निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो वहां पे वियोगात्मक नाम नहीं दे रखा, वहां पे विश्लिष्ट नाम दे रखा है कि विश्लिष्ट भाषा, संयोगात्मक भाषा, इस तरीके से। तो वहां पे आप किस पे टिक करेंगे? विश्लिष्ट भाषा पर आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बस ज्यादा कुछ हमें चूं चपड़ करनी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना? अब आगे समझो थोड़ा सा बस कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जो प्रमुख सबसे ज्यादा 10 बोले जाने वाली, यानी कि टॉप 10 लैंग्वेजेस है ना, उनमें सबसे तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी आती है। सबसे पहले नंबर पे अंग्रेजी आती है, सबसे पहले नंबर पे अंग्रेजी आती है। उसके बाद मंदारिन भाषा किस देश की भाषा है? कमेंट करके जल्दी बता दो। इसी क्लास में मैंने बताया था कि मंदारिन भाषा किस देश की भाषा है। और तीसरे नंबर पे आती है हिंदी आती है, तीसरे नंबर पे हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे हिंदी बोली जाती है, सिर्फ भारत अकेला नहीं है, है ना? मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हमारा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, कल ही आ जाएगा, जल्द ही नहीं कल ही आ जाएगा। काहे घबरा रहे हो, है ना? तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।